Hi students, good morning. Welcome to my channel. In the previous classes, I have taught you the physical states of matter, solid, liquid and gases, their properties and how to change the states of matter. यानी पिछले क्लास में मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया था, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ में ये बताया था किसी भी सॉलिड को लिक्विड में, किसी भी लिक्विड को गैस में, या किसी भी गैस को लिक्विड में और किसी लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज किया जाता है. I have taught you the effect of temperature. ठीक है, the effect of pressure was remaining. Means I have taught you the physical states of matter can be changed by changing temperature or by changing pressure. मैंने ये बताया था किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को बदला जा सकता है दो तरह से, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके. तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट था वो मैं पढ़ा चुका था, प्रेशर का इफेक्ट जो है वो पढ़ाना था. तो प्रेशर की इफेक्ट पढ़ाने के पहले मैं आपको लेटेंट हीट के बारे में पढ़ाना चाहता हूं. लेटेंट हीट होता क्या, इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हीट है जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में मदद करती है. ठीक है, लेटेंट हीट को हिंदी में बोला जाता है गुप्त उष्मा. गुप्त मीन्स हिडन, छुपा हुआ. ठीक है, लेटेंट मीन्स हिडन, छुपा हुआ, गुप्त. जनरल कंसेप्ट ये है कि जब हीट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जब हीट घटती है तो टेम्परेचर भी घटता है. It means temperature is directly proportional to heat. टेम्परेचर और हीट के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि हीट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हीट घटती है तो टेम्परेचर भी घटेगा. यह है जनरल कंसेप्ट. जब किसी सॉलिड को आप हीट करते हैं, ये कोई सॉलिड है, इसे हम हीट कर रहे हैं, यानी कि हीट एनर्जी दे रहे हैं हम नीचे से. तो जब ये हीट जा रही है तो जनरल कंसेप्ट क्या कहता है कि जब हीट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ना चाहिए. लेकिन जब यहाँ थर्मामीटर से अगर मेजर करते हो तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो ये हीट जा कहाँ रही है भाई? जनरल कंसेप्ट तो यही है कि जब हीट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है. यहाँ पे हीट आप दे रहे हैं, हीट में इंक्रीज हो रहा है. जब हीट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए था. लेकिन जब आप थर्मामीटर से अगर मापते हो तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी नजर नहीं आता है. तो इसके मतलब ये हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? तो ये हीट एनर्जी जो है ये सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में लग जाती है. ठीक है, मैं आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में होता है, उसके बाद सॉलिड से कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में. तो सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स को अगर कमजोर कर दिया जाता है तो वो सॉलिड धीरे धीरे किसी में बदल जाता है, लिक्विड में. अगर किसी लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स को और भी कमजोर कर दिया जाता है तो वो धीरे धीरे किसी में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है. तो ये जो हीट एनर्जी जा रही है, ये सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है मौजूद, उस इंटरमोलिकुलर फोर्स को कमजोर करने में लग जाती है. और जब किसी भी सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो जाता है तो वो सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाता है. तो ये स्लोली क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगा ये सॉलिड. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहां से हीट तो जा रही थी लेकिन टेम्परेचर में बढ़ोतरी नहीं हो रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये हीट जो है इधर भिड़ जा रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स को कमजोर करने में भिड़ जा रहा था, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने में लगा हुआ था ये. इसलिए टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं शो हो रहा था. तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट. हीट तो जा रही है लेकिन शो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, यानी कि जा रही है, कहीं पे छुप जा रही है. इसीलिए इसका नाम पड़ा लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त उष्मा. तो ये हीट करती क्या है भाई? टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं रही है, तो ये हीट क्या कर रही है? तो ये हीट जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रही है, यानी कि उसे कमजोर कर रही है. और जब सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो जाता है तो ये सॉलिड किसी में बदल जाता है, लिक्विड में. तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये जो हीट है वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदल दी. तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट. द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट. अब ये लिक्विड में बदल चुका है. अब इस लिक्विड को फर्दर हीट कर देते हैं. ठीक है, तो ये लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे आपका गैस में बदल जाता है. यहाँ जो हीट जो जा रही है ये क्या करेगी हीट? ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उस इंटरमोलिकुलर फोर्स को कमजोर कर देगी. ठीक है, और जब लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो जाता है
तो वो लिक्विड किस में बदल जाता है? गैस में। क्योंकि मैं आपको बताया था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है सॉलिड में, अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर होता है तो ये सॉलिड किस में बदल जाता है? लिक्विड में। और इस लिक्विड का अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स को और कमजोर कर देते हैं तो ये धीरे धीरे किस में बदल जाता है? गैस में। यानी कि सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, सबसे कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो आपका गैसियस स्टेट में होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड में होता है। तो ये हीट जो जाती है इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करने में लग जाती है, ये टेम्परेचर को बढ़ाती नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि ये हीट जा रही है, कहीं छुप जा रही है, लेकिन छुपती नहीं है, बल्कि ये अपना काम करते रहती है। ठीक है, क्या करती है, इसका काम क्या है? ये इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स को कमजोर बनाती है। ठीक है, इस वजह से स्टेट ऑफ मैटर में चेंजिंग आती है। तो इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यानी कि वैसी हीट जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में मदद करती है बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए, उस तरह के हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं, या गुप्त उष्मा बोलते हैं, गुप्त उष्मा। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हीट है 2 बार यूज हो रही है। यानी एक बार सॉलिड से लिक्विड में जब बदल रहा है तब, और दूसरी बार जब कोई लिक्विड से गैस बन रहा है तब। जब कोई सॉलिड से लिक्विड बन जाता है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। या इसी को मैं बताया था फ्यूजन भी बोला जाता है। जब कोई लिक्विड गैस में बदल जाता है तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग, या इसी को बोलते हैं वेपोराइजेशन। ये आप प्रीवियस क्लास से आप समझ सकते हैं कि बॉइलिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन क्या है। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करके आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो मैं बताया था किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदल देते हैं तो इसी को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, और जब किसी लिक्विड को गैस से बदल देते हैं तो इसे बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। तो ये मेल्टिंग एक खास टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया तो वो मेल्टिंग नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताया था कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहा टेम्परेचर तो ये आइस जो है कभी भी नहीं मेल्ट करेगा। मेल्ट करने के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए, यानी कि मेल्टिंग जो होता है वो एक खास टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सेम यहाँ पे भी जब लिक्विड गैस में बदलता है तो एक खास टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे मैं बताया था आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर पाता है तभी वो लिक्विड गैस में बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। तो एक खास टेम्परेचर पे बॉइल करता है और उसी खास टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी पे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। व्हाई डज, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमेशा पूछा जाता है इसलिए आप याद रखेंगे। व्हाई डज लेटेंट हीट नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर। यानी कि ये कह रहा है कि लेटेंट हीट से टेम्परेचर में इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं बताया कि जब हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन जब यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो मैं बताया ऐसा इसलिए क्योंकि जो हीट जा रही है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, वीक करने में, कमजोर बनाने में लग जाती है। इस वजह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो वही है सवाल, व्हाई डज लेटेंट हीट नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट इज यूज्ड अप in overcoming intermolecular force
of attraction present between the molecules of a substance during the change of state, so latent heat does not cause a rise in temperature. Hope you could understand. तो आप इसे कॉपी कर लेंगे. Now we shall be reading the types of latent heat. अभी मैं आपको बताया कि सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तब हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है. यहां पे हीट चाहिए. जब किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो इसे हीट करना होगा, और जब लिक्विड को गैस में बदलना है तो यहां भी आपको हीट करना होगा, यानी कि यहां भी हीट चाहिए. तो देख रहे हैं कि 2 बार हीट चाहिए, एक बार सॉलिड से लिक्विड में बदलते समय, एक बार लिक्विड को गैस में बदलते समय. ठीक है. तो जब सॉलिड लिक्विड में जाता है तो ये होता है आपका मेल्टिंग, या इसी को बोलते हैं फ्यूजन. तो किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलने में जो हीट कंज्यूम होता है इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यानी कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने में जो हीट कंज्यूम होती है उसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point is known as latent heat of fusion. The amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point is called latent heat of fusion or latent heat of melting. Next है आपका latent heat of vaporization. The amount of heat required to convert 1 kg of liquid into gaseous state at its boiling point is known as latent heat of vaporization. The amount of heat required to convert 1 kg of a liquid into gaseous state at its boiling point is known as latent heat of vaporization. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या समझ में आया होगा. लेटेंट हीट जो है वो 2 तरह के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. होप यू कुड अंडरस्टैंड. बहुत सा डिफिनेशन, बहुत सा कंसेप्ट मैं लेक्चर में बोल करके निकल जाता हूं, बोर्ड पे लिखता नहीं हूं. तो आपको करना क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर मैं बोर्ड पे नहीं लिखता हूं तो आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, लेक्चर को सुनेंगे और कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे. समझ में आया. तो आप इसे फिलहाल कॉपी कर लें. अब यहां पे देख सकते हैं एग्जांपल में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी. जूल को शॉर्ट में कैपिटल जे से लिखते हैं, केजी किलोग्राम को कहते हैं, शॉर्ट में इसे कैपिटल के और स्मॉल जी से लिखते हैं. 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, जूल्स पर केजी इस तरह से भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है जी, तो 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी. लेटेंट हीट का एसआई यूनिट जो है वो जूल पर केजी है. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी. 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, तो ये है आपका 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है हमेशा, जैसे इस तरह से बोल देगा, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी. व्हाट डू यू मीन बाई दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, तो इसे आपको जस्ट एक्सप्लेन करना होगा. तो इसके मतलब ये हुआ कि इतना जूल एनर्जी, इतना जूल हीट एनर्जी चाहिए. कब, जब 1 किलो आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वहां पे जो आपको हीट एनर्जी चाहिए वो कितना चाहिए, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल. इसके मतलब ये हुआ इस स्टेटमेंट का मतलब. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिखा हूं, the latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg. What do you mean by this statement. इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, तो अभी मैं समझाया.
It means that 3.34 into 10 to the power 5 joule of heat has to be supplied to change 1 kg of ice at its melting point to water. ब्रैकेट में लिख रहे हैं at its melting point, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट को मेंटेन करना जरूरी है। जब तक कि मेल्टिंग पॉइंट पे जाएगा नहीं, स्टेट में चेंजिंग नहीं आएगा। इसलिए सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट जरूर ऐड कर लेंगे। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, ठीक है। इट मींस दैट 3.34 into 10 to the power 5 joule of heat has to be supplied to change 1 kg of ice at its melting point to water. इसी तरह से इसको भी दे देगा, the latent heat of vaporization of water is 2.25 into 10 to the power 5 joule per kg. Illustrate, इसे आप समझाएं, क्या समझते हैं? तो इसे क्या कर लेंगे? It means that 2.25 joule of heat energy is required to convert 1 kg of water at its boiling point into water vapor. समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि किसी 1 किलो वाटर को वाटर वेपर में बदलते हैं तो आपको इतना एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से भी आएगा आपका क्वेश्चन, तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दाउ द हीट बीइंग गिवन कंटिन्यूअसली। इवन दाउ हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूअसली, यानी कहने का मतलब ये है कि बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता है जबकि हीट लगातार दिया जाता है। जैसे मैं ये बताया था कि अगर ये आप कोई लिक्विड ले लें, जैसे ये वाटर है, ठीक है, वाटर कंटेनर में ले लें, इसे बीकर पे चढ़ा दे, नीचे से हीट एनर्जी दे रहे हैं आप, नीचे से हीट एनर्जी दे रहे हैं, लगातार हीट एनर्जी दिए जा रहे हैं आप, ठीक है। फिर भी अगर टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं यहाँ पे थर्मामीटर से, तो टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नजर नहीं आता है, ठीक है। यानी कि ये 100 डिग्री से नीचे ही बताएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे बताएगा टेम्परेचर। आखिर ऐसा क्यों? जबकि जब हीट देते हैं लगातार तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हीट बढ़ता है टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। ये कंसेप्ट है हीट टेम्परेचर का। लेकिन यहाँ पे हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? तो मैं बताया था, कारण ये है कि ये जो हीट जो जा रही है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो प्रेजेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको ब्रेक डाउन करने में लग जाता है, जिस वजह से ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर पाता है, बल्कि स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर देता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये समझना है। यहाँ पे सवाल ये है, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग गिवन कंटिन्यूअसली। बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर में राइज क्यों नहीं होता है जबकि हीट लगातार दिया जाता है? द हीट विच बी सप्लाई ड्यूरिंग बॉइलिंग इज यूज्ड टू overcome means break, तोड़ना, overcome the intermolecular force of attraction present between the molecules of water so that they become totally free and change into gas। यानी कि ये हीट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में लग जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से वो वाटर लिक्विड स्टेट से वाटर वेपर में बदल जाता है, यानी कि गैसेस स्टेट में। समझ में आया होगा? तो यहाँ पे सवाल ये है, it has been found that the burns caused by steam are much more severe than those caused by boiling water। Why? यानी कि जो बर्न होते हैं, अगर स्टीम का छिड़काव आपके शरीर पे पड़ गया, उससे ज्यादा भयानक आपके शरीर के ऊपर जलन होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम STEAM that steam contains more heat in the form of latent heat than boiling water। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टीम में जो है ज्यादा हीट है, लेटेंट हीट के रूप में प्रेजेंट। समझ में आया? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू चेंज डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट, फारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। The concept of change of temperature from one unit to another, ये मैं बताने जा रहा हूं। फिलहाल आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग टेम्परेचर्स।
मीन्स हाउ विल यू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। तो देयर आर मेनली 3 स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। पहला है आपका सेल्सियस स्केल, दूसरा है केल्विन स्केल और तीसरा है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। और टेम्परेचर किसी से मेजर किया जाता है? टेम्परेचर इज मेजर बाय थर्मामीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का वो केल्विन है, और जो कॉमन यूनिट है टेम्परेचर का वो है आपका डिग्री सेल्सियस। यही मैं लिखा हूं, टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ थर्मामीटर। देयर आर 3 स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। तो आप इसे कॉपी कर लें। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। अगर केल्विन में जाना है, सेल्सियस से केल्विन में, ठीक है। अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। मान के चलो ये है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम केल्विन में बदलना चाहते हैं, तो जो सेल्सियस दिया हुआ उसमें 273 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया? 283 केल्विन, याद रखेंगे, ठीक है। और केल्विन को सिंपली केल्विन बोलते हैं, डिग्री नहीं लगाया जाता है इसमें। जैसे डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है, उस तरह से डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं, सिर्फ केल्विन बोलते हैं। केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। तो अगर डिग्री से जाना है, डिग्री सेल्सियस से जाना है केल्विन में, तो 273 ऐड कर देंगे। अगर इसी का उल्टा बोल दे, केल्विन दिया हुआ है, जैसे 283 केल्विन दिया हुआ है, इसे जाना है डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से क्या करेंगे? इसमें से 273 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस 273 करेंगे, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो माइनस 273। सिर्फ एक याद रखना है, बाकी लेफ्ट राइट आप खुद कर लेंगे। टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। उसके बाद डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये मेन फॉर्मूला है। आप चाहें तो इसे फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं, इससे सेल्सियस भी निकाल सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, आप कर सकते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात ये, केल्विन टेम्परेचर इज रिटन, केल्विन टेम्परेचर इज नॉट रिटन with a degree sign. Kelvin temperature is not written with a degree sign. Okay. Temperature on Celsius scale becomes equal on the Fahrenheit scale on minus 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि minus 40 डिग्री सेल्सियस और minus 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स करके मैं समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आप इसे कॉपी कर लें। तो ये रहा 2 एग्जांपल्स, आप इसे समझ सकते हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, यानी 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। अभी मैं बताया कि डिग्री से केल्विन में डालना है तो 273 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 273, ये आ गया आपका कितना? तो ये हो गया 538 और ये हो गया 298 केल्विन। कितना हो गया ये? 298 केल्विन। तो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो इसका फॉर्मूला मैं बताया हूं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। तो यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ 68 डिग्री, तो यहाँ एक की जगह 68 बैठा देंगे, आपका हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो गया? 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है? 68, तो यहाँ पे लिख दिया 68 माइनस 32, तो ये हो गया 5/9 इज इक्वल 5/9 इंटू 36, 68 माइनस 32 ये क्या देगा? 36। तो ये हो गया, ये कट जाएगा 4 टाइम्स और ये हो गया 5 4 जा 20, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो ये था सवाल, कैसे करेंगे आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। होप यू कुड अंडरस्टैंड। तो आज भर के लिए इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।